Hello students, myself Professor Anil Kumar and we will be covering the next subject that is data structure। तो जो हमने पहले स्टडी किया था वो आपका DBMS जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले सेक्शन में सबसे पहले जो है आपको कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आप इसमें यूज़ करोगे, वैसे तो आपने DBMS में ये सारी देख रखी हैं, पर फिर भी हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है वो हम डाटा को यूज़ करेंगे। डाटा आपको पता ही है कि हम बोलते हैं रॉ फैक्ट्स, मतलब किसी भी तरह के आपके पास फैक्ट्स हैं, यानी कि आपके पास कोई नंबर्स हैं, वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं जिनका हो सकता है कुछ मतलब निकल रहा हो या ना निकल रहा हो, तो उसको आप प्रोसेस करके उसमें से आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हो। उसके बाद आपका आता है फाइल्स। जो हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। फाइल्स जो हैं कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को हम फाइल्स बोलते देते हैं, और जो रिकॉर्ड है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। तो फील्ड्स में आप एक्चुअल में डाटा स्टोर करके रखते हो, तो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स को हम रिकॉर्ड बोल देंगे और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को हम फाइल्स बोल देंगे। उसके बाद एक हमारे पास टर्मिनोलॉजी आएगी की। जैसे आपने DBMS में स्टडी किया था प्राइमरी की या आपकी फॉरेन की, तो उसी तरह जब आप डाटा स्ट्रक्चर में काम करते हो तो आपके रिकॉर्ड्स में हम की वर्ड यूज़ करते हैं। की मतलब कोई की एलिमेंट भी हो सकता है जिसको हमने ढूंढना होता है, या आप बोल सकते हो कि किसी पर्टिकुलर की अगर सर्चिंग करनी है, मेनली सर्चिंग में हम ये यूज़ करते हैं कि यहाँ पे की का मतलब क्या है कि आपने कोई प्रोसेसिंग करनी है बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर की। आपने इसको सर्च करना है या आपने इसको इंसर्ट करना है, तो इस तरह आप इसको मान सकते हो। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे, हम वो बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की, कि डेटा स्ट्रक्चर आपका होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आप डाटा को जब ऑर्गेनाइज करते हो या आप उसको किसी पर्टिकुलर वे में स्टोर करते हो, पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग, मतलब ये डेटा टाइप्स नहीं है। डेटा टाइप्स जैसे डेटा टाइप में क्या होता था कि आपको डाटा किस तरह का आप स्टोर करना चाहते हो, किस तरह का था उसमें। यहाँ पे है कि आप डाटा को कैसे स्टोर करते हो, तो उसे हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर जब हम चूज़ करते हैं, जब बनाते हैं, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि हमारा जो स्पेस है वो डाटा स्ट्रक्चर कम से कम ले, और जो टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन है या टाइम ऑफ प्रोसेसिंग है, मतलब उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो टाइम है वो भी हमारा मिनिमम होना चाहिए। हम कम से कम की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि आपका कोई भी डाटा स्ट्रक्चर है उसको आप बेस्ट या वर्स्ट नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ डाटा स्ट्रक्चर में जो है आपकी स्पेस कम लगेगी और टाइम ज़्यादा लगेगा, और कईयों में टाइम कम लगेगा और स्पेस ज़्यादा लगेगी। मतलब इसमें आपस में ट्रेड ऑफ चलता रहता है कि आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, स्पेस कम चाहिए या टाइम कम चाहिए। उसके बेसिस पे आप डाटा स्ट्रक्चर को जो है वो सिलेक्ट करते रहते हो। जो डाटा स्ट्रक्चर है, ये जो हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा या पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग डाटा करते हैं, ये हम स्टोर किस में करते हैं? रैम में। हम यहाँ पे हार्ड डिस्क की बात नहीं करते या सेकेंडरी स्टोरेज की बात नहीं करते, क्योंकि अगर आप सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा के ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो उसे हम बोलते हैं फाइल स्ट्रक्चर। बट हम क्या स्टडी कर रहे हैं? डाटा स्ट्रक्चर। तो अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पूछे तो आप सिंपली ये बोलोगे इट इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, या आप बोल सकते हो पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा या पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग ए डाटा इन रैम। रैम में हम इसको से स्टोर करते हैं। उसके बाद इसकी आती है क्लासिफिकेशन, मतलब आपका जो डाटा है वो कितनी तरह का आपके पास अवेलेबल है। आपके पास डाटा स्ट्रक्चर जो है वो कितने तरह के अवेलेबल होते हैं, तो इसे हम इन टाइप्स में बांटते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है कि जो आपका डेटा है वो आप किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपने स्टोर करके रखा है, अरेंज इन अ सीक्वेंस। आपने किसी सीक्वेंस में उसको अरेंज करके रखा होता है, मतलब आप उसको लीनियर फैशन में एक साइड से अगर शुरू करोगे तो लास्ट साइड तक आप पहुंच जाओगे, लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाओगे। उसे हम बोल देते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसकी जो एग्जांपल है वो है आपकी एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। ये 4 टाइप्स के डाटा टाइप्स हमारे डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास हैं लीनियर के केस में। नॉन लीनियर में क्या है कि हम डाटा को किसी भी सीक्वेंस में अरेंज नहीं कर सकते, हम इसको अरेंज नहीं करते, तो इसको हम मल्टी लेवल डाटा भी बोलते हैं। इसकी 2 टाइप्स आती हैं आपकी, ट्री
या ग्राफ्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो हम बांटते हैं होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। तो ये आपको जैसे पहले ही पता है कि होमोजीनियस में क्या है कि आप सेम डेटा टाइप, मतलब जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उनकी डेटा टाइप हमेशा सेम होगी, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल आएगी आपकी एरे। और हेट्रोजीनियस में क्या है कि सेम डेटा टाइप नहीं होगा, तो उसकी एग्जांपल आएगी आपकी कोई भी रिकॉर्ड। उसके बाद आपकी जो डेटा टाइप है वो है स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब जो स्टैटिक है इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो डाटा स्ट्रक्चर है उसका फिक्स्ड साइज़ है, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, उसको मेमोरी कितनी मिलेगी, वो आप पहले ही फिक्स करके आप रखते हो, तो उसे हम बोल देते हैं स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल आती है आपकी एरे। जैसे जब आप एरे डिक्लेयर करते हो तो आप पहले ही बता देते हो कि एरे में आप इतने एलिमेंट्स जो वो स्टोर करना चाहते हो, तो उसे हमने बोल दिया स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया कि आपका जो साइज़ है वो फिक्स्ड नहीं है, नो फिक्स्ड साइज़। तो जब आप इसको एक्चुअल में बनाते हो डाटा स्ट्रक्चर को, तो एग्जीक्यूशन टाइम पे आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए या आपको एलोकेशन स्पेस कितनी चाहिए। तो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो लिंक्ड लिस्ट। अब उसके बाद जो हमने ये बेसिक से पढ़े हैं, 6 टाइप्स पढ़ी हैं, हम उनका जो है इंट्रोडक्शन सी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े एरे। तो एरे को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। मतलब क्या है, फाइनाइट मतलब आपके पास फिक्स्ड साइज़ होता है, ऑर्डर्ड मतलब वो किसी सीक्वेंस में होते हैं, मतलब आपका जो हर एलिमेंट है उसको एक नंबर दे रखा होता है, फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। होमोजीनियस मतलब आपकी जो डाटा टाइप है वो सेम होती है। एरे को हम जो है असेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, या उसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। जो सबस्क्रिप्ट होती है वो आपकी पोजीशन को बता देती है। जैसे आपको याद होगा तो हम ए ऑफ आई करते थे, ए ऑफ 3, यानी कि हमें 4th एलिमेंट को हम जो है वो असेस करना चाहते हैं। तो इसका जो बेनिफिट है वो यही है कि हम जो है डायरेक्टली असेस कर सकते हैं या डायरेक्टली हम सर्च कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। आप डायरेक्टली असेस याद रखिए कि हम डायरेक्टली असेस कर सकते हैं। सर्चिंग इसमें क्या है वो ईजी है थोड़ी एरे में, पर इसमें जो मुश्किल आती है वो आपकी आती है इंसर्शन और डिलीशन में। इन बिटवीन आपके पास मान लीजिए एरे है, जैसे 1 2 3 4 5 मान लीजिए ऐसे लिख लिया। अब मेरे को ये 3 वाले को डिलीट करना है तो मुझे 5 को इस पोजीशन पे लेके आना पड़ेगा, और अगर मुझे मान लो 4 को इंसर्ट करना है यहाँ पे तो 5 को मुझे पीछे लेके जाना पड़ेगा और 4 को यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्शन और डिलीशन जो है वो इसमें थोड़ा मुश्किल है, ये आपका थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें। ये हमने 1D की बात की। इसी तरह हमारे पास 2D एरे भी होते हैं। 2D एरे में हम 2 सबस्क्रिप्ट्स का यूज़ करते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। जो फर्स्ट वाली है वो रो को रिप्रेजेंट करती थी और जो सेकंड वाली थी वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती थी। एरे के बाद जो है वो आपका नेक्स्ट आएगा लिंक लिस्ट। जो एरे है ये आपका जो है फिक्स साइज़ था, आपका स्टैटिक स्ट्रक्चर था। जो लिंक लिस्ट है ये आपका डायनेमिक है, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है। डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर का मतलब इसका साइज़ जो है फिक्स नहीं है, सो नो फिक्स्ड साइज़। आपको जितने भी एलिमेंट एंटर करने हैं आप कर सकते हो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। इसमें होता क्या है कि इसमें हर एलिमेंट को हम एक नोड वर्ड यूज़ करते हैं, ये आपकी नोड होगी। नोड के 2 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट पोर्शन में आपका डेटा होता है, डेटा आपका कोई भी हो सकता है, इंटीजर, करैक्टर या कोई रिकॉर्ड या कुछ भी। और जो सेकंड पोर्शन होता है वो होता है पॉइंटर। जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को जो है वो होल्ड करके रखता है। तो इसी तरह जो अगली नोड है इसमें भी अपना डेटा होगा और इसका जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो होल्ड करके रखता है या नेक्स्ट नोड को पॉइंट करके रखता है। और जो लास्ट नोड होगी उसका पॉइंटर जो है वो नल को पॉइंट करके रखता है। तो इट मीन्स आपको जब एग्जीक्यूशन में जितने भी आपको एलिमेंट चाहिए आप उतने इंसर्ट कर सकते हो। और जब आपने इस चीज़ को रोकना हो तो आप क्या करोगे, लास्ट
नोड के पॉइंटर में सिर्फ नल डाल दोगे। तो इसमें क्या है कि आपको असेस करने के लिए सिर्फ पहली नोड का जो है वो एड्रेस पता होना चाहिए। जो एड्रेस है हम वो पॉइंटर्स की हेल्प से स्टोर करके रखते हैं। तो जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस को हम स्टार्ट नोड या हेड नोड भी बोल देते हैं, कि हेड नोड या स्टार्ट नोड का अगर आपको एड्रेस पता है तो आप सारी की सारी लिंक लिस्ट को जो है वो असेस कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि हर नोड का आगे एक नोड होगी या फिर लास्ट नोड के आगे नल होगा, मतलब हर एक का एक ही सक्सेसर होगा या फिर लास्ट में नल होगा। तो इसमें क्या है कि जैसे एरे में इंसर्शन और डिलीशन मुश्किल थी, तो इसमें मुश्किल नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपने इस नोड को डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ ये वाले पॉइंटर को यहाँ तक, मतलब इस पॉइंटर में इस नोड का एड्रेस डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली नोड डिलीट हो जाएगी। अगर मान लो आपने यहाँ पे कोई नई नोड इंसर्ट करनी है तो आप क्या करोगे, ये वाला जो आपका पॉइंटर था इसको आप यहाँ पे पॉइंट करने लग जाओगे, मतलब इस नोड का एड्रेस यहाँ पे डाल दोगे और इस वाली नोड का एड्रेस जो है वो इस वाले पॉइंटर में डाल दोगे। तो इंसर्शन जो और डिलीशन जो है वो इसमें ईजी है लिंक लिस्ट में। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है आपका स्टैक। स्टैक आप सिंपल जो है इसको आप, ये भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ये हमें पता ही है। इसमें क्या है कि आपकी जो इंसर्शन है और डिलीशन है वो आप सिर्फ एक एंड पॉइंट पे करते हो। जैसे आप किताबों का ढेर लगाते हो तो उसे हम बोलते हैं स्टैक। तो ये मान लीजिए आपका स्टैक है, तो इसमें आपने ये पहली किताब रख दी, फिर आपने ये दूसरी किताब रख दी, ये तीसरी किताब रख दी, तो आपको सारी जो किताबें इस टॉप से ही डालनी पड़ेंगी। तो इसलिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं टॉप। टॉप से आप इंसर्ट करते हो या डिलीट करते हो। इंसर्ट को यहाँ पे हम बोल देते हैं पुश और डिलीट को हम बोल देते हैं पॉप ऑपरेशन। स्टैक को हम जो है लीफो भी बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पे पहले नंबर वाली किताब डाली, फिर दूसरे नंबर वाली, तीसरे नंबर वाली, पर जब आप निकालना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपकी थर्ड नंबर वाली जो किताब है वो आपकी निकलेगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में गया था उसको सबसे पहले आप आउट कर रहे हो, निकाल रहे हो। अब जो स्टैक है इसका आप यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन क्या है कि आप रिकर्शन में इसको यूज़ करते हो। आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस अगर आपने को सॉल्व करनी है तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करते हो। आपने अंडू सीक्वेंस को याद रखना है तो वहाँ पे आप यूज़ करते हो। उसके बाद आप पेज हिस्ट्री जो है उसको सेव करने के लिए भी आप जो है स्टैक का यूज़ करते हो। इसी तरह जो हमने लिंक लिस्ट पढ़ी थी उसको हम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में या रिलेशनल डेटाबेसेस में भी यूज़ करते हैं। उसकी एप्लीकेशन रह गई थी। तो लिंक लिस्ट जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कई जगह यूज़ होती है, एडिटर्स में यूज़ होती है या रिलेशनल डेटाबेसेस में यूज़ होती है। स्टैक के बाद आपका आता है क्यू। तो जो क्यू है इसमें भी आप इंसर्ट करते हो या डिलीट करते हो, पर इसमें एक एंड नहीं होता। इंसर्ट करते हो आप रियर से और डिलीट करते हो आप फ्रंट से। इंसर्ट करने को हम यहाँ पे बोल देते हैं एन क्यू और डिलीट करने को बोल देते हैं हम डी क्यू। डी क्यू मतलब एक सिंपल लाइन है, जैसे आपकी जो फीस वाली लाइन होती है तो ये आपकी फ़ीस की विंडो है, तो आपकी यहाँ पे लाइन लग जाएगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो आपकी एंट्री जो बच्चे की होती है वो इस साइड से होती है, तो इसको हम बोल देते हैं रियर। यहाँ से आपका जिस बच्चे की फ़ीस जमा होगी वो एग्जिट कर जाता है, तो इसे हम बोलते हैं फ्रंट। तो आप बोल सकते हो कि क्यू में आपकी एंट्री रियर से हो रही है और डिलीशन आपकी फ्रंट से हो रही है। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में जैसे स्टैक को लीफो कहते थे, इसको हम फीफो बोलते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जाएगा उसी का नंबर पहले हो आएगा, या कह लो कि वही सबसे पहले बाहर आएगा। तो ये जो नॉर्मल लाइंस होती हैं वो आपकी क्यू को रिप्रेजेंट करती हैं। कंप्यूटर में इसकी एप्लीकेशन क्या है, आप CPU स्केड्यूलिंग में इसका यूज़ करते हो। CPU स्केड्यूलिंग में जो है इसका यूज़ होता है। आपकी ईमेल का आउटबॉक्स जो होता है वहाँ पे आप क्यू का जो है वो यूज़ करते हो। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है आपकी ट्रीज़। तो ट्रीज़ में क्या है कि आप ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है वो हमें पता है, इसको मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट किसको करता है, हायरार्किकल रिलेशनशिप्स को। हायरार्किकल रिलेशनशिप्स का मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट है वो इस नोड पे स्टोर किया जाता है,
इसे हम नोड बोलते हैं। आपकी जो पहले वाली नोड है इसको हम बोलते हैं रूट नोड, और ये वाली जो लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं एजेस। ये रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये जो नोड है इसके प्रेडिसेसर को हम बोलते हैं इसका पेरेंट। तो हर नोड का एक पेरेंट होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर एक कोई हमारे पास ऐसी नोड है जिसका आगे चाइल्ड नहीं है, जैसे इस नोड का ये वाला चाइल्ड हो गया और इस नोड का ये अगला चाइल्ड हो गया, अगर इस वाली नोड का अगला चाइल्ड नहीं है तो इसे हम बोल देते हैं लीफ नोड। यहाँ पे जो डेटा है वो आपका लेवल्स में स्टोर होता है। ये लेवल 0 हो गया, ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया। तो जो ट्रीज़ का यूज़ हम करते हैं वो हम करते हैं अगर हमने ऑर्गेनाइजेशंस चार्ट को रिप्रेजेंट करना हो, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स को अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो तब आप ट्री का यूज़ करते हो। या आपने जैसे ड्राइव का स्ट्रक्चर पूरा शो करना होता है, यानी कि सी ड्राइव है, इसके नीचे यहाँ पे ये इतने फोल्डर्स हैं, इस फोल्डर में फर्दर ये वाली फाइल्स हैं, तो उसके लिए आप ट्री का यूज़ करते हो या आप डिसीजन ट्री का भी यूज़ करते हो। ट्री के अलावा हमारे पास जो लास्ट टाइप बचती है वो बचती है ग्राफ। अगर हमारे पास कुछ ऐसा डाटा है जिसमें आप हायरार्किकल रिलेशनशिप को शो नहीं कर सकते या जिसमें हायरार्किकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता पर वैसे रिलेशनशिप है नॉर्मल, तो उस केस में आप ग्राफ्स का यूज़ करते हो। ग्राफ्स में भी आप नोड्स एंड एजेस का ही यूज़ करते हो, पर इस केस में क्या है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे ये नोड है, इसका यहाँ पे कनेक्शन भी हो सकता है, यहाँ पे भी कनेक्शन हो सकता है, ये नोड आपस में भी कनेक्शन हो सकती हैं। जैसे आपने मान लो कोई रोड मैप जो है वो दिखाना हो, तो यहाँ पे ये होशियारपुर हो गया, ये जलंधर हो गया, ये पठानकोट हो गया, तो आपस में ये कनेक्टेड हो सकते हैं किसी ढंग से भी, तो इन्हें हम बोल देते हैं ग्राफ्स। तो ये थे आपके जनरल से हमने इन्फॉर्मेशन ली है कि हमारे डाटा स्ट्रक्चर कितने तरह के हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे जैसे जो जो आपके सिलेबस में डिटेल में होगा वो हम स्टडी करते जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका है ऑपरेशंस, कि आपके जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उन पे आप कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हो। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि आपने हर एलिमेंट को, डाटा स्ट्रक्चर में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट्स को एक बार आपने असेस करना है। असेस ईच एलिमेंट वंस, आपने हर एलिमेंट को एक बार तो असेस करना ही करना है, उसे हम ट्रैवर्सिंग बोल देते हैं। सर्चिंग मतलब आपने कोई की बता दी, आपने उस की को ढूंढना है, आपने कोई एलिमेंट बता दिया, उस एलिमेंट को ढूंढना है डाटा स्ट्रक्चर में, उसे हम बोल देते हैं सर्चिंग। इंसर्शन, अगर आपने कोई नई वैल्यू, न्यू रिकॉर्ड आपने इंसर्ट करना है। डिलीशन का मतलब है कि आपने को डिलीट करना है या रिमूव करना है, कोई एलिमेंट को रिमूव करना है उसे हम डिलीशन कह देंगे, किसी नए एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो उसको इंसर्शन कह देते हैं। उसके बाद आती है आपकी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब आप अरेंज करते हो डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। कॉपिंग का क्या मतलब होता है कि आप इस केस में, अब कॉपिंग के केस में आपके पास जो डाटा टाइप्स, डाटा स्ट्रक्चर होते हैं वो सिमिलर होने चाहिए। मतलब आपने एक डाटा स्ट्रक्चर से वैल्यू कॉपी की और दूसरे डाटा स्ट्रक्चर में उसको डाल दिया, तो उसे हम बोलते हैं कॉपिंग। अब इसके बाद आती है मर्जिंग। मर्जिंग में क्या है कि आपने दो डाटा स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ना है, पर ये दोनों जो डाटा स्ट्रक्चर हैं वो सॉर्टेड होने चाहिए। बस ध्यान में ये रखना है कि वो सॉर्टेड होने चाहिए। जैसे मान लो आपका एक एरे है तो दूसरा एरे, आपने दोनों एरे को जोड़ना है तो मर्ज करना है, तो पहले एरे भी आपका जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए और जो दूसरा एरे है वो भी आपका सॉर्टेड होना चाहिए। मर्जिंग के बाद आपका आता है कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन में भी आप क्या करते हो, दो डाटा स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हो। अब यहाँ पे ये सारी कंडीशन है कि कॉपिंग में भी सिमिलर डाटा स्ट्रक्चर होनी चाहिए, कंकैटिनेशन में भी सिमिलर डाटा स्ट्रक्चर होने चाहिए। तो इसमें भी आपको दो डाटा स्ट्रक्चर जोड़ने हैं, पर यहाँ पे सॉर्टिंग वाली कंडीशन नहीं है। मतलब एक डाटा स्ट्रक्चर के बाद दूसरे डाटा स्ट्रक्चर को डायरेक्टली लगा दिया, एक के एलिमेंट के पीछे दूसरे के एलिमेंट सीधे लगा दिए, उससे हम बोल देते हैं कंकैटिनेशन। इस केस में डाटा स्ट्रक्चर जो है वो सॉर्टेड होना ज़रूरी नहीं है, पर मर्जिंग के केस में आपको यहाँ पे सॉर्टिंग होनी आपके लिए लाजमी है कि आपको सॉर्टेड ही चाहिए। उसके बाद जो आपकी सिलेबस में है वो है आपकी कम्प्लेक्सिटी। आपने कम्प्लेक्सिटी क्या होती है वो अंडरस्टैंड करनी है। तो कम्प्लेक्सिटी मतलब मुश्किल,
आपको आप जो भी डाटा स्ट्रक्चर है उनके ऊपर आपने जैसे ये सारे जो ऑपरेशंस करने हैं उनके लिए आप बनाओगे एल्गोरिदम्स। तो जब ये एल्गोरिदम्स बनाओगे तो ये एल्गोरिदम जो है ये स्पेस कितनी लेंगे उसे हम बोल देते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी, और ये टाइम कितना लेंगे कंप्यूटेशन का उसे हम बोल देते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो आपके पास दो तरह की कम्प्लेक्सिटी होती हैं, स्पेस और टाइम। पहले हम बात कर लेते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी में क्या है कि जब आपका कोई आपने एल्गोरिदम बना दिया तो उस एल्गोरिदम की इंस्ट्रक्शंस कितनी मेमोरी लेंगी या कितनी स्पेस लेंगी वो भी आता है, और प्लस आपका उसमें जो डेटा है, इनपुट डाटा आप यूज़ करोगे, तो वो दोनों स्पेसेस आपके एल्गोरिदम को कितनी चाहिए उसे हम बोलते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि स्पेस जो कम से कम यूज़ हो, बट क्योंकि आजकल जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा सस्ती हो रखी है, वो उतनी महंगी नहीं रही, तो इसलिए हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम जो ज़्यादा ध्यान देते हैं वो हम देते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी पे। मतलब जो आपकी कंप्यूटेशन टाइम है वो आपका कम से कम होना चाहिए। तो कंप्यूटेशन टाइम को मेजर करने के लिए क्या है, आप क्या बनाते हैं, आप एल्गोरिदम्स बनाते हो। आप किसका मेजर कर रहे हो, एल्गोरिदम्स का कर रहे हो। एल्गोरिदम्स को आप किसी लैंग्वेज में जो है इम्प्लीमेंट करते हो। तो अगर आपने दो एल्गोरिदम्स को कंपेयर करना है तो एक तो तरीका है कि आप एल्गोरिदम को सी, जावा या डॉट नेट जिस भी आपने लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना है वो सभी में आप इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद उसको अकेले अकेले को रन करके देखो, तो आप उसका जो एक्चुअल टाइम है वो आप मेजर कर सकते हो। पर ये क्या है, ये आपका बहुत ही कम्बरसम बन जाएगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा आप थक जाओगे, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, आपको रैम एक्चुअल में कंप्यूटर रन करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा, तो आपका हर कंपाइलर जो है वो अलग अलग तरह का कोड जनरेट करेगा, तो उसमें कुछ हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। सो बेटर क्या है कि आप एक मैथमेटिकल मॉडल बनाओ, मैथमेटिकल मॉडल या फिर आप बोल सकते हो कि मैथमेटिकल फंक्शन बनाओ, और वो फंक्शन से आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लो कि आपके जो एल्गोरिदम है उसमें कौन कौन से की ऑपरेशंस है। की ऑपरेशंस यानी कि जो सबसे ज़्यादा कह लो कि टाइम को अफेक्ट करेंगे। तो आप क्या करोगे, आपने पहले मैथमेटिकल मॉडल बना लिया, एक फंक्शन बना लिया, उस फंक्शन में आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन कौन से की ऑपरेशंस हैं, और जितना टाइम वो की ऑपरेशंस लेंगे आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होने का, जितना वो टाइम लेंगे उतना ही आप टाइम मानते हो कि पूरा प्रोग्राम लेगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे आपका मेन फंक्शन है, तो इसमें आप लगाते हो प्रिंट एफ, स्कैन एफ, कुछ और आपने लिख दिया, उसके बाद आपने मान लो कोई लूप लगा दी, फॉर लूप लगा दी। तो अब इसमें क्या है, आपका की फंक्शन कौन सा हुआ, फॉर लूप, क्योंकि लूप की वैल्यू जो है वो 1 to n हो सकती है, n कुछ भी हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो फॉर लूप लेगी, तो इसलिए आपका की ऑपरेशन क्या हो गया, लूप वाला बन गया। जो बाकी वाली स्टेटमेंट्स हैं वो तो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तो उनको हम ना के बराबर मान लेते हैं। तो सारा का सारा टाइम, या आप बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन खाएगा, ये वाली स्टेटमेंट, तो आप ये वाली स्टेटमेंट कितना टाइम लेगी आप इसको मेजर कर लेते हो, और इसके बेसिस पे आप बोल देते हो कि सारा प्रोग्राम या सारा एल्गोरिदम आपको कितना टाइम लेगा। तो बेटर क्या है कि आप हर एल्गोरिदम को अलग अलग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करो। इससे बेटर क्या है कि आप एल्गोरिदम का सीधा ही फंक्शन बना दो। फंक्शन को हम fn से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि n नंबर ऑफ़ इनपुट्स अगर होंगी तो वो इतना टाइम लेंगी, तो अब उसको आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर दो, वो उतना ही टाइम लेगा। उससे आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आपका कौन सा एल्गोरिदम जो है वो बढ़िया है। अब ये जो कम्प्लेक्सिटी है इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का मतलब भी वही है, इसमें मतलब एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हम उसको कहते हैं जिसमें हम पूरी टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ डोमिनेंट जो आपकी डोमिनेंट टर्म्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब टर्म्स वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, तो जैसे आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स वगैरह 3n² + 2n + 1 अगर इसमें लिख दिया तो सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो इसको लगेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है, n की वैल्यू 2 है। या अगर यहाँ पे मैं 4n3 लगा लूँ तो सबसे ज़्यादा टाइम ये वाला लेगा। तो आप क्या करते हो, इसमें हाई डोमिनेंट टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हो और उसके बेसिस पे आप बता देते हो कि कितने टाइम या आपका कितना आपको स्पेस लगेगी। क्योंकि हम अभी टाइम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करेंगे, आपको कितना टाइम लगेगा। तो जब हम डोमिनेंट टर्म्स के बेसिस पे टाइम कम्प्लेक्सिटी को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ये हमारे पास 3 तरह की होती हैं,
सबसे पहली होती है बिग ओ नोटेशन। तो बिग ओ नोटेशन को सिंपल भाषा में समझना है तो ये क्या करता है, ये आपका अपर बाउंड बता देता है। मतलब आपका फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेगा वो आपको बिग ओ नोटेशन जो है वो बता देती है। तो बिग ओ नोटेशन में हम इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली डेफिनेशन जो मैं बोल देता हूँ, लेट एफ एन, आपने एफ एन एक फंक्शन ले लिया है, जी एन भी द टू फंक्शन, आप दो फंक्शन ले रहे हो एफ एन एंड जी एन, वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, एन जो आपकी इनपुट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। देन हम क्या बोलते हैं कि एफ एन इज़ ऑर्डर ऑफ जी एन। एफ एन को हम ऑर्डर ऑफ जी एन तब बोल सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ, सिर्फ तब और तभी बोल सकते हैं इफ़ देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट सी है जिसकी वैल्यू ज़ीरो है और एफ एन की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होती है सी जी ऑफ एन की। कहने का मतलब क्या है कि जी एन से एफ एन की वैल्यू हमेशा कम ही रहेगी, तो इसलिए हमने बोल दिया कि ये आपका अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपका आ जाता है बिग ओमेगा। जो ओमेगा है वो आपका रिप्रेजेंट करता है लोअर बाउंड को। जैसे आपका बिग ओ नोटेशन जो है वो अपर बाउंड की कम्प्लेक्सिटी वो आपको एक्सप्लेन कर देता है, तो जो आपका बिग ओमेगा नोटेशन है वो आपके लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा, ये ओमेगा का निशान है, ओमेगा का सिंबल इस तरह का होता है, ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव कांस्टेंट सी एन एन नॉट सच दैट एफ एन, जो आपका एफ एन है इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी जी एन, मतलब इससे हमेशा वैल्यू इसकी बड़ी होनी चाहिए। फॉर ऑल एन, मतलब जब भी एन की वैल्यू एन की वैल्यू एन नॉट से ज़्यादा है तो एफ एन की वैल्यू हमेशा इससे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब इस केस में क्या था, एफ एन की वैल्यू हमेशा इससे कम होनी चाहिए, तो इसको हमने अपर बाउंड बोल दिया था। इसमें क्या है कि इससे हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसको हमने बोल दिया लोअर बाउंड। उसके बाद हमारे पास आता है बिग थीटा नोटेशन। बिग थीटा नोटेशन, तो बिग थीटा नोटेशन क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों को बोल देता है। If fn is order of gn, that is fn is equal to order of gn and fn is an omega of gn। अगर हमें पता है कि fn जो है वो ऑर्डर मतलब बिग ओ नोटेशन को भी फॉलो कर रहा है और ओमेगा को भी फॉलो कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि fn जो है वो क्या है, थीटा ऑफ gn है। तो यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों को रिप्रेजेंट करेगा डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ n। जितनी n की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना आपका जो gn है वो टाइट होता जाएगा। टाइट का मतलब उसकी वैल्यू, उसकी जो रेंज है वो कम होती जाएगी। सो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो बिग ओ नोटेशन है वो अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, बिग ओमेगा लोअर को करता है और बिग थीटा जो है वो अपर और लोअर बाउंड दोनों को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अपर और लोअर बाउंड दोनों को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जो है वो आपके आते हैं बेस्ट केसेस होते हैं। इसमें जब आप कम्प्लेक्सिटी को मेजर करोगे तो आपको केसेस के हिसाब से बताना पड़ता है, आप ऑर्डर बताते हो एक्चुअल में। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 5 ये आपके पास कुछ एरे है मान लीजिए। तो अगर आपने 5 एलिमेंट को ढूंढना है तो अगर आप इसको आप समझो कि आप इसको लीनियरली सर्च कर रहे हो, मतलब आप फर्स्ट पॉइंट से सर्च कर रहे हो लास्ट तक आप जा रहे हो, तो लीनियरली अगर आप इसको सर्च कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, आपको चौथी बारी ये मिलेगा, मतलब आपको सबसे ज़्यादा टाइम लग गया। तो जब आपका लॉन्गेस्ट टाइम लगता है किसी भी ऑपरेशन को करने को तो उसे हम बोल देते हैं वर्स्ट केस। मतलब सबसे बुरा केस क्या हो सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगे। बेस्ट क्या हो सकता है, जिसमें आपका सबसे कम लगे। जैसे आपने मान लो अगर 1 को ढूंढना है तो आपको 1 को ढूंढने में सबसे कम पीरियड लगेगा।
सबसे कम टाइम लगेगा, स्मॉलेस्ट टाइम हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे कम टाइम लगेगा क्योंकि 1 जो है पहले नंबर पे पड़ा हुआ है। तो जैसे इसका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n, यानी कि जो लास्ट वैल्यू वो आपको मिली, इसको हम ऑर्डर ऑफ 1 बोल देंगे क्योंकि आपको पहली पोजीशन पे ही वैल्यू मिल गई। जो तीसरा केस होता है वो होता है एवरेज केस का। एवरेज केस की जो वैल्यू है वो हमेशा वर्स्ट केस और बेस्ट केस के इन बिटवीन रहेगी, मतलब ऑन एन एवरेज आपको कितना टाइम लगता है, तो वो जब यहाँ पे आप लिख दोगे तो उसे हम बोल देते हैं एवरेज केस, मतलब ऑन एन एवरेज आपको कितना टाइम लगता है। जैसे हम बाइक की एवरेज निकाल देते हैं कि ऑन एन एवरेज मुझे जो है मैं 60 की स्पीड पे चलाता हूँ, तो कभी मैं 50 पे भी चला रहा होता हूँ, कभी मैं 70 पे भी चला रहा होता हूँ, पर ऑन एन एवरेज में बोल देता हूँ कि मैं 60 की स्पीड पे चलाता हूँ। तो इस तरह आपका जो यहाँ पे जो है एवरेज केस में निकलता है। तो हमें तीनों जो केस है वो निकालने पड़ते हैं, तो उसके बेसिस पे जो है हम एल्गोरिदम का आपस में कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है वो है आपका टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ। ये हमने वैसे पहले स्टडी कर लिया है, फिर भी हम इसको रिपीट कर लेते हैं। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है कि कुछ एल्गोरिदम ऐसा होंगे जिसमें आपको टाइम कम लगेगा, टाइम आपका कम लगेगा पर आपको स्पेस ज़्यादा लगेगी, और कुछ एल्गोरिदम ऐसे होंगे जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और स्पेस कम लगेगी। तो आपको कौन सा एल्गोरिदम लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, टाइम को देते हो या स्पेस को देते हो, उसके बेसिस पे आपने जो है एल्गोरिदम को सिलेक्ट करना होता है। तो इसे हम बोलते हैं टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप एक बार बुक में से गो थ्रू हो जाना, अंशुमन शर्मा की जो बुक है हम उसको फॉलो करेंगे। सो इन केस आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।